बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारत का एक बड़ा वर्ग शुरुआत से ही बच्चों को धार्मिक शिक्षा क्यों देना चाहता है? हमारे इस विश्लेषण का आधार असम सरकार का वो फैसला है जिसके मुताबिक अब असम में चलने वाले मदरसों और संस्कृत स्कूलों को सामान्य स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। अब इस मुद्दे पर भी हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया है, और दिलचस्प बात यह है कि इस बंटवारे ने खुद को सेकुलर कहने वालों की भी पोल खोल दी है। ये अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग इस फैसले को अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बता रहे हैं। इन लोगों से हमारा सवाल यह है कि शिक्षा में धर्म की एंट्री असली सेकुलरिज्म के खिलाफ है या फिर शिक्षा को धर्म से मुक्त कराना सच्चा सेकुलरिज्म है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठ रही हो, उस देश में सरकारी खर्चे पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। इसके बाद हम कश्मीर के नेताओं की बात करेंगे। आपने देखा होगा 70 वर्षों में पहली बार पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आ गई, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए नहीं। फिल्म इंडस्ट्री पहली बार एक साथ आई अपने आप को बचाने के लिए। उसी तरह कश्मीर के जो नेता कभी एक दूसरे के घोर विरोधी हुआ करते थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे को सत्ता से गिराना चाहते थे, वो नेता आज एक साथ आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता अब अपने अस्तित्व और अपनी राजनीतिक दुकानों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए नेता देश को तोड़ने तक की बातें करने लगे हैं। और सबसे खास बात यह है कि देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र जहां चल रहा है, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आप यहां फारूक अब्दुल्ला को देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को देख रहे हैं और महबूबा मुफ्ती को देख रहे हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के एक साथ बैठे हुए हैं और भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। जिस सुरक्षित सरकारी बंगले में देश को तोड़ने का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो इन नेताओं को भारत सरकार द्वारा ही दिया गया है। ये नेता इन्हीं बंगलों से खुलेआम देश को तोड़ने की धमकी देते हैं। इसलिए आज फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की असली नीयत से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जिस बंगले में बैठे हैं, ये बंगला भी सरकार का है। जिस सुरक्षा के घेरे में बैठे हैं, वो सुरक्षा भी सरकार की है। जहां से इनका पूरा खर्चा पानी आता है, यानी तनख्वाहें, वो भी सरकार से ही आती है। और उसी सरकार और उसी देश को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, और देश को तोड़ने के लिए अब ये चीन की मदद लेने के लिए भी तैयार है। और आखिर में हम हैदराबाद में आई जबरदस्त बाढ़ की बात करेंगे। हैदराबाद में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश हो रही है और स्थिति यह हो गई है कि लगभग पूरा हैदराबाद पानी में डूब गया है। इसलिए बहुत सारे लोग अब हैदराबाद को हैदराबाद कहने लगे हैं। बाढ़ के इस पानी में गाड़ियों से लेकर इंसान तक बह रहे हैं। हैदराबाद में इतनी भारी बारिश 129 वर्षों के बाद हुई है। इसलिए आज हम इस त्रासदी का विश्लेषण भी करेंगे और आपको इसके कारण भी बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि हैदराबाद जैसे शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। असम सरकार ने सरकारी खर्च से चलने वाले मदरसे बंद करने का ऐलान किया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकारी पैसे से कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. असम सरकार नवंबर में नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद सरकारी खर्च से चलने वाले सभी मदरसे सामान्य स्कूल बन जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक हाथ में हम कुरान है तो एक हाथ में कंप्यूटर भी चाहिए। वही काम किया है वहाँ की सरकार ने, असम की सरकार ने। मैं उसको धन्यवाद देता। असम सरकार का फैसला संस्कृत स्कूलों पर भी लागू होगा। आप उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ सुधार लाना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। हर राज्य करता है, करने भी चाहिए, वो अलग बात है। बंद कर देना क्या उत्तर है, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। असम में 1,500 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें 614 मदरसे सरकारी खर्च से चल रहे हैं।
असम में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से 10,000 अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे। असम में एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने सभी उपायुक्तों और रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वो ऐसे लोगों की पहचान करें और उनके नाम एनआरसी की अंतिम सूची से हटाएं जो इस सूची में जगह पाने योग्य नहीं है। पिछले साल 31 अगस्त को अंतिम एनआरसी जारी की गई थी, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम हटाए गए थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 436 दिन हिरासत में रहने के बाद कल रिहा हुई और आज उन्होंने 370 के विरोध में एक ऑडियो संदेश ट्वीट किया। 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद अब्दुल्ला परिवार आज उनसे मिलने पहुंचा। कल शाम 4 बजे फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो सकती हैं। ये बैठक जम्मू कश्मीर पर स्थानीय दलों की आगे की रणनीति को लेकर होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई है, जिसमें गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। चीन से तनाव के बीच दिल्ली में 4 दिनों की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे करेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारतीय थल सेना के सभी कमांडर एलएसी पर सर्दियों की तैयारियों की रणनीति तैयार करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होती है, लेकिन इस बार इसीलिए ज्यादा अहम है क्योंकि लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच बीते 5 महीने से तनाव के हालात हैं। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण का ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने आज पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में इस आरक्षण को मंजूरी दे दी। पंजाब महिला आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य है। इससे पहले बिहार में नीतीश सरकार ने 35% आरक्षण लागू किया था। अमरिंदर कैबिनेट ने इसी के साथ युवाओं के लिए नई रोजगार योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना में 2022 तक 1 लाख लोगों को रोजगार देने और खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से मैदानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नीतीश ने 4 रैलियां की। मोकामा में नीतीश ने ऐलान किया कि अगले कार्यकाल में 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 10,000 की बजाय 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पर 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। 12वीं क्लास इंटर पास करने के बाद लड़कियों को देंगे 25,000 और ग्रेजुएट हो जाएगी उसको देंगे 50,000। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर से नामांकन दाखिल किया। तेजस्वी ने कहा, नीतीश का सत्ता से हटना तय है। एकजुट होकर के जिन्होंने आपको सताने का काम किया, जिस निकम्मी सरकार ने आपको बदहाल स्थिति पे छोड़ दिया, जब जरूरत पड़ी तो बिहार नहीं घुसने दिया, तो मौजूदा सरकार का जाना तय हो चुका है। बिहार में बीजेपी ने आज 35 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राजराव आज कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस सुभाषिनी को उम्मीदवार बना सकती है। कहते हैं बचपन गीली मिट्टी के समान होता है और इस दौरान आप अपने बच्चों के व्यक्तित्व को जो भी आकार देते हैं वही उनके भविष्य की बुनियाद बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों को बचपन में ही पादरी, मौलवी या पुजारी बनाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते भी हैं तो क्या आपका बच्चा ये बनना चाहता है? क्या वो भी यही चाहता है? आज के हमारे विश्लेषण का आधार यही सवाल है और इन्हीं का जवाब ढूंढते हुए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे आपके साथ कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर सरकार के खर्चे पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, और अगर भारत में सभी को अपना धर्म और पूजा पद्धति चुनने की आजादी है तो फिर बच्चों से यह आजादी क्यों छीन ली जाती है। इस विश्लेषण के केंद्र में है असम सरकार का एक नया फैसला जो बहुत बड़ा फैसला है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की है कि अब उनके राज्य में चल रहे सभी मदरसों को और
संस्कृत स्कूलों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी नए स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। असम की सरकार का यह साफ कहना है कि सरकार के पैसे से बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती, और अगर सरकारी खर्चे पर कुरान पढ़ाई जा सकती है तो फिर गीता या बाइबल क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती। लेकिन अब हर फैसले की तरह इस फैसले का भी हमारे ही देश में विरोध शुरू हो गया है और इस पर भी देश दो हिस्सों में बंट गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बंटवारे ने खुद को सेकुलर कहने वालों की भी पोल खोल दी है। ये लोग इस फैसले को अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बता रहे हैं, और इन लोगों से हमारा सीधा सवाल यह है कि शिक्षा में धर्म की एंट्री सेकुलरिज्म के खिलाफ है या फिर शिक्षा को धर्म से मुक्त कराना सच्चा सेकुलरिज्म है। सही सेकुलरिज्म, असली धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमें लगता है कि शिक्षा को धर्म से आजाद कराना होगा, रिलीजन से आजाद कराना होगा। यही सच्चा सेकुलरिज्म है, और आज यही मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठ रही है, उसी देश में सरकारी खर्चे पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, यह रुकती क्यों नहीं। हम इस विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि इस फैसले के बारे में बताते हुए असम के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. तो असम के शिक्षा मंत्री मदरसों को बंद कर देना चाहते हैं, और अब मदरसों को कोई भी सरकारी मदद, सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार से पैसे के आधार पर मदद लेकर अगर मदरसे चल रहे हैं तो फिर गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए, फिर तो बाइबल भी पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है, और यह फैसला बिल्कुल सही है। भारत में असम समेत इस समय कुल 18 राज्य ऐसे हैं जहां मदरसों को केंद्र सरकार से फंडिंग मिलती है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं। लेकिन अब असम ने इस प्रथा पर रोक लगा दी है। लेकिन धर्म और शिक्षा को अलग अलग करने के इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि यह मुद्दा ही पहले दिन से राजनीतिक मुद्दा रहा है। यह मुद्दा पहले दिन से वोट बैंक का ही मुद्दा रहा है। बच्चों से किसी को कोई लेना देना नहीं, धर्म के प्रचार से किसी को कोई लेना देना नहीं। यह असल में पूरी जो कहानी है यह राजनीति पर केंद्रित है। इसलिए राजनीति तो इस पर होगी ही। इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना अपना पक्ष रखा है। वो क्या पक्ष है, पहले आप ये भी देख लीजिए और फिर हम इसका विश्लेषण शुरू करेंगे। किसी भी सरकार को ये हक हासिल नहीं है कि वो मदरसों पर पाबंदी लगा दे और बंद कर दे। सरकार ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि उन पे जो फाइनेंशियल मदद है उस पर वो पाबंदी लगा दे। मदरसों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए मेरा मशवरा है कि तमाम मंत्रियों को एक एक बार संविधान पढ़ाया जाए, वरना उनसे इस्तीफे मांग लेने चाहिए। 15 साल तक कांग्रेस में थे, अब बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। अगर आपको सेकुलरिज्म देखना है तो सिर्फ आप जो है मदरसे और संस्कृत के स्कूलों को टारगेट कर रहे हो। मैं निवेदन करता हूं तमाम मदरसे के लोगों से
कि सरकार से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग लेना बंद कर दो। हम अपने रिलीजन की चीज़ें, कुरान है जो पढ़ाना है, जो इंसानियत सिखाती चीज़ें, उन चीज़ों को इस मुल्क का मुसलमान अपनी ताकत से अच्छी तरह चला लेगा। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। गीता भी, बाइबल भी, रामायण भी, कुरान भी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब अच्छाइयों के प्रतीक हैं। लिहाजा ऐसे जो कार्यक्रम लागू करने से पहले व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता होनी चाहिए और आसाम सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है और यह सिस्टम लागू करना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि एक हाथ में, खास कर मैं मुस्लिम समाज का इसलिए बोलते हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस होना चाहिए, मतलब जो किताब होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लक्षद्वीप का जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है मेरे ख्याल से। लेकिन लक्षद्वीप में हर बच्चे को धार्मिक पढ़ाई अपने घर के लिए, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन पर मस्ट है। वैसा पूरे देश में लागू हो तो बहुत अच्छा होगा, देश के हित में बहुत अच्छा होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में इस समय बीजेपी की सरकार है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यानी सरकारी खर्चे पर धार्मिक शिक्षा देने का काम और इन मदरसों को चलाने का काम लगभग सभी सरकारें करती हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। और इसके पीछे मकसद क्या है, यह हमें बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ जाएंगे कि इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि भारत का 70 वर्षों का इतिहास धार्मिक तुष्टीकरण की ऐसी ही मिसालों से भरा पड़ा है जब से हम आजाद हुए हैं। अल्पसंख्यकों को अपने मुताबिक शिक्षा हासिल करने का अधिकार भारत का संविधान भी देता है। संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक भारत के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपने खुद के भाषाई और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के सरकार से ग्रांट भी ले सकते हैं, सरकारी मदद भी ले सकते हैं। और भारत में मदरसे संविधान के इसी आर्टिकल के आधार पर चलते हैं। यानी संविधान ने इस बात की छूट दी है, मदरसे उसी संविधान के आधार पर चलते हैं, लेकिन अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। और बड़ी बात यह है कि संविधान ने ये जब सब कुछ किया था तो सही मंशा के साथ ऐसी धाराओं को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इन धाराओं का दुरुपयोग होने लगा और हमारे देश के नेताओं ने, सरकारों ने चुनाव जीतने के लालच में, वोटों के लालच में इस दुरुपयोग को रोका नहीं। मदरसों को यह दुरुपयोग करने दिया। मदरसों ने उसके बाद शिक्षा की बजाय कुछ और करना शुरू कर दिया और हमारे देश के नेताओं ने इसे होने दिया, क्योंकि इसमें उनका फायदा था। ऐसा नहीं है कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं, इनमें गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन मूल रूप से इन मदरसों का मकसद बच्चों को धर्म के रास्ते पर ले जाना ही होता है और बच्चों का इस्लाम से बचपन में ही परिचय कराना इनका मूल मकसद होता है। लेकिन सवाल यही है फिर भी कि जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग होती है, उसी देश में धर्म को शिक्षा से अलग किए बिना ऐसा संभव कैसे है? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे सही और गलत की पहचान करने में भी सक्षम नहीं होते, उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा या फिर कट्टर बना देगा? शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत के 18 राज्यों में चलने वाले मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार से मदद मिलती है। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 8,000 से ज्यादा मदरसों में 18 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। लेकिन इन मदरसों में छात्रों को पढ़ाया क्या जाता है, आज ये भी पूरे देश को समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। और एक बार अगर आपने देख लिया तो फिर हम आपसे पूछेंगे, क्या आप चाहते हैं कि देश में देश के बच्चों को और युवाओं को ये सब पढ़ाया जाए? मूल रूप से मदरसों में छात्रों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इनमें कुरान में कही गई बातों को पढ़ाया जाता है और इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों की पढ़ाई भी यहां पर होती है। कहा जाता है मदरसों की शुरुआत 7वीं शताब्दी में तब हुई थी जब धार्मिक शिक्षा हासिल करने के इच्छुक लोगों को मस्जिदों में इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ाया जाने लगा
इसके बाद के 400 वर्षों के दौरान मदरसे शिक्षा के अलग अलग केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे। शुरुआत में मदरसों का खर्च वो लोग उठाते थे जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते थे, यानी समाज के वो लोग जिनके पास पैसा होता था। इसके बाद 11वीं शताब्दी तक मदरसे धार्मिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने लगे और जैसे जैसे मदरसों के पास पैसा आता गया वैसे वैसे इन्हें स्थायी इमारतें, शिक्षक और देखरेख करने वाले कर्मचारी भी मिलते चले गए। एक दौर में जब पश्चिमी देशों के सिर्फ 5% लोग पढ़ लिख पाते थे, उस दौर में मदरसों में लाखों मुसलमान शिक्षा हासिल करने लगे थे और मदरसों की स्थापना रशिया, मंगोलिया, चीन, भारत और मलेशिया जैसे देशों में होने लगी थी। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा पूरी दुनिया में और दुनिया भर में ईसाई मिशनरी स्कूलों की स्थापना होने लगी। इन स्कूलों की स्थापना के पीछे का मकसद भी वैसे तो धर्म का प्रचार करना ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों ने ऐसा करने के लिए विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी की शिक्षा को आधार बनाया और इससे लोगों को रोजगार मिलने लगा और ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाइयों के स्कूलों में आने लगे क्योंकि इससे रोजगार मिलता था। इससे आगे उन्हें और ज्यादा बेहतर मौके मिलते थे रोजगार पाने के और अच्छा जीवन जीने के, इसलिए लोग ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ने लगे। जबकि आधुनिक शिक्षा के अभाव में मदरसों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों के लिए रोजगार की कमी होने लगी और धीरे धीरे ये लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ने लगे। भारत में मदरसों की स्थापना 10वीं शताब्दी से होने लगी थी, यानी जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया वैसे ही भारत में मदरसों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा। यानी सबसे पहले यह तय किया गया कि भारत में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाए। असम में जिन मदरसों को स्कूलों में बदलने का फैसला किया गया है उनकी संख्या 1500 से ज्यादा है। इनमें से 614 सरकारी और 900 प्राइवेट मदरसे हैं। सरकार इन पर हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन अब इन मदरसों को सरकार से मिलने वाली ये मदद बंद हो जाएगी। जबकि संस्कृत स्कूलों पर हर साल करीब 1 करोड़ रुपए ही खर्च होते हैं। लेकिन ये भेदभाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यहां पर आप सबको यह बात भी नोट करनी होगी कि मदरसों को सरकार ज्यादा पैसा देती है, ज्यादा ग्रांट देती है, लेकिन संस्कृत स्कूलों को उसके मुकाबले बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम ग्रांट मिलता है। यह भी एक भेदभाव है। उदाहरण के लिए, यह उदाहरण आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी आंखें भी खोल देगा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जानी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ आधी ग्रांट ही अब तक जारी हो पाई है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए। जबकि राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर के अवंतीपुरा में स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए 20-20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है और इन दोनों यूनिवर्सिटीज को 25-25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ग्रांट भी मिला है। तीनों यूनिवर्सिटीज को राज्य द्वारा फंड किया जाता है। ऐसे में यह भेदभाव चौंकाने वाला है। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके पास अपने शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और बाकी के जो 2 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं उन्हें वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से कई गुना ज्यादा ग्रांट दिया गया है और यह सब कुछ आज भी हो रहा है। जो लोग असम सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार मुसलमानों से उनकी धार्मिक आजादी छीन रही है। लेकिन यहां आपको यह भी समझना होगा कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो यहां पढ़ने वाले छात्रों के कितना काम आता है उनके जीवन में। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई एक थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली एक संस्था जिसका नाम है शोध गंगा, इस संस्था के आंकड़ों के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जबकि 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। यानी धर्म की शिक्षा ली और उसके बाद धर्म का ही प्रचार करना है। यानी 42% छात्र इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं इन मदरसों से निकलने के बाद। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। धर्म की शिक्षा का मतलब इस्लाम की शिक्षा देना चाहते हैं। तो आप सोच लीजिए 42%
इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं, 16% इस्लाम की शिक्षा देना चाहते हैं और 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं मदरसों में पढ़ने वाले छात्र, यानी उनके जीवन में चारों तरफ सिर्फ धर्म ही धर्म है, सिर्फ इस्लाम का प्रचार है। कोई इस्लाम का प्रचार करना चाहता है, कोई इस्लाम को पढ़ाना चाहता है, कोई इस्लाम की सेवा करना चाहता है। अब सोचिए, ऐसे में देश की सेवा कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा? बिना धर्म को बीच में लाए अच्छे प्रोफेशनल्स कहां से आएंगे? इंजीनियर कहां से आएंगे? वैज्ञानिक कहां से आएंगे? डॉक्टर कहां से आएंगे? अच्छे प्रोफेसर्स कहां से आएंगे जो धार्मिक आधार पर बंटवारा ना करें? आप देखिए, आज भी हम अपने बच्चों को, जो अच्छे माँ बाप हैं, वो शुरुआत में बचपन में अपने बच्चों को यह भी नहीं बताते कि जातियां क्या होती हैं, धर्म क्या होते हैं। वो कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि वो अपने दोस्त जाति के आधार पर बनाएं, धर्म के आधार पर बनाएं। बच्चे आकर वापस कभी अपने माँ बाप से जाति और धर्म के बारे में कोई प्रश्न भी पूछते हैं तो जो समझदार माँ बाप होते हैं वो उनको यही कहते हैं कि अभी ये सब जानने की उनकी उम्र नहीं है, बाद में बड़े होकर वो अपने आप सब समझ जाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की चीजों से दूर रखते हैं, धर्म निरपेक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, जाति पाति मानने से उन्हें रोकते हैं। लेकिन मदरसों में ठीक इसके उल्टा हो रहा है, यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान का या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों की होती है। लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए छात्र नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है जो धर्म की आड़ में छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर रही है, उन्हें स्किल से वंचित कर रही है। और यह हाल तब है जब भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की साक्षरता दर दलितों यानी SC, ST और OBC वर्गों से भी कम है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सिर्फ 48% मुस्लिम छात्र ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाते हैं। 48% मुस्लिम छात्र 12वीं तक पहुंच पाते हैं, जबकि 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई सिर्फ 14% मुस्लिम छात्रों को ही नसीब हो पाती है। यानी 70 वर्षों तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, जिन मुसलमानों के वोटों को सरकारें बनाने के लिए बहुत जरूरी समझा गया, उन्हीं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में कतार में सबसे पीछे धकेल दिया गया और हमारे देश के मुसलमानों को ये चाल समझ में ही नहीं आई। इसलिए आज हम हमारे देश के 20 करोड़ मुस्लिम जो लोग हैं, जो परिवार हैं, मुस्लिम परिवार, उन्हें हम जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें बताना भी ये चाहते हैं कि उनके साथ 70 साल तक किस तरह की राजनीति हुई है। और हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वैज्ञानिक बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, मैनेजमेंट के छात्र बनने चाहिए और उनके बच्चों को भी उतना ही हक है जीवन में अच्छा काम करने का, अच्छा रोजगार हासिल करने का और अच्छा लाइफस्टाइल जीने का जितना किसी और धर्म के लोगों को है। इसी तुष्टीकरण की आड़ में वर्षों तक अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति नहीं दिलाई गई, शरिया कानूनों को बढ़ावा दिया गया और मदरसों में शिक्षा और धर्म का गठजोड़ बनाकर अल्पसंख्यकों से आधुनिक शिक्षा के सारे अवसर छीन लिए गए। कोई व्यक्ति क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसे इसकी पूरी आजादी है। लेकिन एक बात तय है और वो ये कि जिस देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग कानून होंगे, अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं होंगी, वो देश कभी भी एकता और अखंडता के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज हमारी जनसंख्या में अगर 20 करोड़ लोगों को, मुसलमानों की संख्या शायद अभी 20 करोड़ से भी ज्यादा होगी, इतनी बड़ी जो हमारी आबादी का अगर हिस्सा है, अगर उसे हम मिसगाइड करेंगे, उसे हम अलग बाहर छोड़ देंगे, उसको उतने ही अवसर नहीं देंगे रोजगार के, शिक्षा के, तो इस देश में जो अन्याय चल रहा है 70 सालों से आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। छोटी उम्र के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात बहुत साफ है और वो ये कि विचारों के जो बीज बचपन में ही बच्चों के मन में बो दिए जाते हैं, वो एक दिन वृक्ष जरूर बन जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। अब इस वृक्ष से देश और समाज को सिर्फ कट्टरता के कांटे ही हासिल होंगे या फिर देश ज्ञान विज्ञान की छाया के साथ आगे बढ़ेगा, ये हमें और आपको मिलकर तय करना है। कोई बच्चा मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है, हिंदू परिवार में, ईसाई परिवार में या फिर सिख परिवार में,
इसमें उस बच्चे की अपनी कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन जब बात पढ़ाई लिखाई की आती है तो बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से चुनाव करने का विकल्प जरूर दिया जाना चाहिए। धर्म का असली अर्थ पूजा पद्धति या कट्टर विचारों और कानूनों को बढ़ावा देना नहीं है। धर्म एक जीवन शैली है, कर्तव्य बोध है। धार्मिक हो जाने का अर्थ कट्टर हो जाना या हिंदू और मुसलमान हो जाना नहीं है। धार्मिक होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप सही रास्ते पर चल सकें, सच्चे रास्ते पर चल सकें और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकें। यह धर्म का अर्थ है। लेकिन बच्चों को धर्म और पंथ का अंतर समझने का मौका ही नहीं दिया जाता। जो बच्चा जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होता है उसे उसी धर्म को स्वीकार करना पड़ता है और सही स्वीकृति धीरे धीरे सही और गलत की पहचान करने की क्षमता को समाप्त कर देती है। यानी हमारे देश में नेट न्यूट्रलिटी की तो बात होती है, उस पर बहस होती है और यह कहा जाता है कि इंटरनेट पर सबका बराबर का अधिकार है और इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी लोगों से नहीं छीनी जानी चाहिए। लेकिन धर्म के मामले में बच्चों को न्यूट्रलिटी का विकल्प कोई नहीं देता और यह देश के भविष्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। धर्म की असली शिक्षा वो नहीं है जो आपकी सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति को समाप्त कर दे, बल्कि धर्म की असली शिक्षा वो है जो आपको सवाल पूछने का सामर्थ्य दे ताकि आप गलत को गलत मान सकें, कह सकें और अपना मार्ग खुद चुन सकें। धर्म का बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए वर्ष 2015 में एक रिसर्च की गई थी। यह शोध 1200 बच्चों पर किया गया था, जिनमें से 24% ईसाई, 43% मुस्लिम और 27% धर्म को ना मानने वाले बच्चे थे। इस शोध में यह पाया गया कि जिन बच्चों के परिवार बहुत धार्मिक थे वो बच्चे अपनी चीजों को दूसरों के साथ आसानी से बांटने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों का आकलन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे थे। धार्मिक परिवारों से आने वाले बच्चे शरारत करने वाले दूसरे बच्चों को सख्त सजा देने के पक्ष में थे, जबकि जिन बच्चों के परिवार किसी धर्म को नहीं मानते थे वो ज्यादा मिलनसार, अपनी चीजों को बांटने वाले और दूसरे छात्रों को सजा न देने के पक्ष में थे। यह सर्वे सिर्फ 1200 बच्चों पर किया गया था, लेकिन इसलिए कोई चाहे तो इसे आसानी से खारिज भी कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि इसमें किए गए सारे दावे वाकई सच ही हों, लेकिन इस समय दुनिया की आबादी करीब 750 करोड़ है और इनमें से 84% यानी 630 करोड़ लोग खुद को धार्मिक कहते हैं। फिर भी दुनिया में इस समय लगभग हर कोने में कोई ना कोई हिंसा हो रही है, कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ज्यादातर जगहों पर यह सब धर्म के नाम पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी जो जहर आप देखते हैं धर्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए यह फैसला आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के नाम पर उन्हें कट्टर बनाना है, असहनशील बनाना है, या फिर उन्हें धर्म के असली मायने समझाते हुए एक बेहतर इंसान बनाना है जो जीवन में अपने लिए अच्छा करता है, अपने परिवार के लिए अच्छा करता है और समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करता है। भारत में बच्चों को छोटी उम्र से ही धार्मिक रूप से कट्टर बनाए जाने की कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेज भारत में आ चुके थे और वो भारत की पहचान के साथ साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था को भी बदलने लगे थे। तब भारत के मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज उनकी धार्मिक पहचान को भी मिटा देंगे और इसी का मुकाबला करने के लिए भारत में मदरसों की स्थापना तेजी से होने लगी। लेकिन धीरे धीरे मदरसे मुसलमानों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने का काम करने लगे। मस्जिदों से मदरसों की करीबी बढ़ने लगी और धीरे धीरे शिक्षा के नाम पर इस्लाम को राजनीति का हथियार बनाया जाने लगा और मदरसे और मस्जिद लगभग एक यूनिट की तरह काम करने लगे। यह सिलसिला वर्ष 2001 तक चलता रहा, लेकिन जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तब पूरी दुनिया में मदरसों के प्रति सोच बदलने लगी। भारत में इसका असर पड़ा और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में केंद्र सरकार का दखल बढ़ गया। लेकिन इसे पूरी तरह से रोकने या इस व्यवस्था को समाप्त करने की हिम्मत ना तो किसी पार्टी में थी, ना किसी नेता में थी, ना किसी सरकार में थी, क्योंकि 20 करोड़ वोटों का सवाल था। इस्लाम की दुनिया में मदरसे शिक्षा के केंद्र के रूप में जरूर जाने जाते थे, लेकिन सदियों से इनका इस्तेमाल राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने के लिए किया जाता रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे इस समय आप सोचिए कहां होंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे पाकिस्तान में हैं। इनकी संख्या करीब 60,000 है।
इनमें से 20,000 मदरसों को सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि बाकी के मदरसे बिना इजाजत के चल रहे हैं। पाकिस्तान के इन मदरसों को पूरी दुनिया में आतंकवाद के लॉन्च पैड के तौर पर देखा जाता है। दुनिया में हुए कई बड़े आतंकवादी हमलों के तार इन्हीं मदरसों से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के मदरसों को लेकर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज द्वारा एक स्टडी की गई, जिसमें इन मदरसों में पढ़ने वाले 60% बच्चों ने यह कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर भारत से युद्ध लड़ना चाहिए और कश्मीर को भारत से छीन लेना चाहिए। ये कहते हैं इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे। जबकि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले 53% बच्चे जिहाद के समर्थक हैं। पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों के मन में यह जहर सिर्फ धार्मिक शिक्षा के आधार पर नहीं भरा जाता, बल्कि बच्चों से हिंसा भी की जाती है और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे। उन्होंने दावा किया था कि ये वीडियो पाकिस्तान के मदरसों के हैं। ये वीडियो वाकई पाकिस्तान के हैं या कहीं और के, इस संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं वो पाकिस्तान की हों या कहीं और की हों, इन तस्वीरों से मदरसों में छात्रों के साथ हिंसा की बात जरूर साबित होती है। इसलिए आप भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं जो तारिक फतेह ने पोस्ट की हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। यह बहुत अच्छी बात है कि असम के शिक्षा मंत्री ने आज इस मुद्दे पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। कम से कम फैसला लेने की हिम्मत उनकी हुई है। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर नेता और सरकारें ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, या ये समझ लीजिए कि इन मुद्दों को वो छेड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उन्हें चुनावों में नुकसान हो सकता है। इसलिए नेता और सरकारें तो कभी आपको इसके बारे में ना बताएंगी, ना इस मुद्दे को छेड़ेंगी, ना आपको जागरूक करेंगी। रहा मीडिया ऐसे मुद्दे आपको कभी बताएगा नहीं, क्योंकि इन मुद्दों में टीआरपी नहीं है। और आप तो जानते हैं सारा मीडिया इस समय टीआरपी के लिए काम करता है, चाहे वो टीआरपी खरीदी गई हो या वो टीआरपी सस्ती खबरें दिखाकर अर्जित की गई हो। इसलिए इस तरह की खबरें आपको कहीं देखने को मिलेंगी नहीं और नेता आपको बताएंगे नहीं। यही हमारा मकसद था कि आप इस बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सबसे पहले जानें, जागरूक बने और फिर हमारे देश में ये पूरी सफाई हो सके। और इसमें हम एक धर्म को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को धर्म से आजादी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। छोटे बच्चों का बचपन बरकरार रखना चाहिए। छोटे बच्चों को निस्वार्थ भाव से उनकी चंचलता को बरकरार रखते हुए, उनके बचपन को बरकरार रखते हुए धर्म से कुछ वर्षों तक बिल्कुल आजाद रखना चाहिए। उन्हें इस बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए कि क्या धर्म होता है, क्या जाति होती है, क्योंकि बाद में तो उन्हें इस सारी चीजों के बारे में हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं बता ही देंगी और उन्हें इससे संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन उनका बचपन इतनी जल्दी क्यों खराब करना है? इसलिए जो मुहिम है ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, ये मुहिम है हमारे देश के करोड़ों बच्चों के बचपन को बचाने की। अब हम जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने ट्विटर पर आज पोस्ट किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस ऑडियो संदेश में कश्मीर में धारा 370 को दोबारा हासिल करने का ऐलान किया है। 434 दिन के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की हिरासत से महबूबा मुफ्ती को मंगलवार की रात को रिहा किया गया था और आप ये सोचिए कि रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती ने अपना असली रंग तुरंत दिखा दिया और उन्होंने पूरे देश को, दुनिया को यह बता दिया कि उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है और वो आज भी देश को तोड़ने के लिए बेताब हैं। अपनी रिहाई के 2 घंटे बाद ही महबूबा मुफ्ती ने काली स्क्रीन करके, यानी ब्लैक स्क्रीन करके एक ऑडियो संदेश ट्वीट किया। ब्लैक स्क्रीन यह दिखाने के लिए कि वो बहुत शोक में है। सबसे पहले हम आपको महबूबा मुफ्ती के इसी ऑडियो संदेश का एक हिस्सा सुनाते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। सुनिए आप।
मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। तो महबूबा मुफ्ती असल में ये कह रही हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो मेरी राजनीतिक दुकान बंद कर दी, कश्मीर में धारा 370 हटाकर, मुझे वो दुकान वापस चाहिए, मुझे उस दुकान पर दोबारा बैठना है और मुझे उस दुकान को फिर से शुरू करना है। केंद्र सरकार ने उस दुकान पर शटर गिरा दिया था, वो दुकान बंद हो गई थी। महबूबा मुफ्ती इतने समय तक, 400 से ज्यादा दिन तक वो हिरासत में रहीं, यानी हाउस अरेस्ट के तहत रहीं, और हमें यह लग रहा था कि शायद अब उनके विचार बदल जाएंगे, लेकिन उनके विचार वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आज भी वो देश के टुकड़े ही करना चाहती हैं और आते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन उनके इस बयान के पीछे जो भाव है वो ये है कि उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान फिर से शुरू करनी है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू करने के लिए चीन से मदद मांगी थी। महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही हैं कि 370 दोबारा लागू करके मानेंगे, और फारूक अब्दुल्ला तो चीन के पास पहुंच गए। वो ये कह रहे हैं कि हम तो चीन की मदद से अब धारा 370 लागू करेंगे। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट की है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनसे मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर पहुंचे हैं, और यह तस्वीर उसी समय की है। बड़ा सा बंगला है, बंगले के लॉन में ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जिस शानदार लॉन में बैठे हुए हैं वो महबूबा मुफ्ती का सरकारी आवास है, यानी वो बंगला जो सरकार ने उन्हें दिया है। बतौर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसी बंगले में रहती थी। वो सारी सुख सुविधाएं जो उन्हें उस समय मिलती थी, आज भी उन्हें वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और वो सब कुछ सरकार से जा रहा है। और सरकार से जाने का मतलब यह है कि भारत के टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है, हमारी और आपकी जेब से जा रहा है। जिस बंगले में यह मीटिंग चल रही है, ये इस बंगले का पूरा खर्चा हमारी और आपकी जेब से जाता है। महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में आज भी SSG यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप तैनात है। सुरक्षा और उनके घर पर होने वाला खर्च आज भी सरकारी खजाने से ही जाता है, यानी आपकी और हमारी जेब से जाता है। ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री जिन मकानों में रहते हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, इनका स्टाफ, इनके घर का खर्चा, इनके बड़े बड़े बंगले, इनके बड़े बड़े लॉन, सब कुछ भारत सरकार से जाता है या फिर राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से जाता है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती देश की संसद के अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के जिस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसी संसद से मिलने वाली तनख्वाह आज भी फारूक अब्दुल्ला के बैंक अकाउंट में जाती है, क्योंकि वो उसी संसद के सदस्य हैं, MP हैं। लटियंस दिल्ली में उन्हें जो सरकारी बंगला मिला हुआ है, लटियंस जोन में उन्हें जो सुरक्षा मिली हुई है, उसका खर्च भी भारत सरकार ही उठाती है। जो हवाई जहाज की मुफ्त टिकट उनको मिलती हैं, उनके और उनके असिस्टेंट को, उसका पैसा भी भारत सरकार ही देती है। पूर्व सांसद होने के नाते महबूबा मुफ्ती के खाते में भी पेंशन आती है। यह सारा पैसा देश के टैक्स पेयर की मेहनत का पैसा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे लोग देश तोड़ने की बातें खुलेआम करते रहेंगे और देश यूं ही उन्हें सुनता रहेगा। और खुलेआम तो कर ही रहे हैं, उसी देश के दिए हुए बंगले में बैठकर, उसी देश की दी हुई सुरक्षा के अंदर उसके घेरे में बैठकर, उसी देश का खाया हुआ खाना खाकर, दिया हुआ खाना खाकर, उसी देश से सारा पैसा लेकर, तनख्वाह लेकर देश तोड़ने की बात हो रही है। चीन के साथ मिलने की बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ मिलने की बात हो रही है। और ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर पूरा देश चुपचाप इन तस्वीरों को देखकर तालियां बजाता रहे। देश तालियां नहीं बजाएगा। देश का खून खौल रहा है जब वो इस तरह की तस्वीरें देखता है।
आपको इस्तीफा देना होगा, सरकारी बंगला खाली करना होगा, भारत की सुरक्षा वापस करनी होगी, भारत से जो पेंशन मिलती है उसे रोकना होगा और फारूक अब्दुल्ला को जो तनख्वाह मिलती है उसे भी रोकना होगा। और उसके बाद आपको जहां जाना है वहां जाइए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान सुनकर कुछ सवाल आपके जहन में जरूर होंगे। आइए अब उनका हम विश्लेषण करेंगे। पहली बात जो आप सोच रहे होंगे, अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे लोगों के रहते बाहरी दुश्मनों की जरूरत क्या है? जब अपने ही देश में ऐसे लोग मौजूद हैं तब हमें चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की जरूरत क्यों है? ये सारे लोग, इनके एजेंट तो हमारे देश में आज भी मौजूद हैं और हम ही इन्हें रहने के लिए बड़े बड़े बंगले दे रहे हैं। दूसरा सवाल, ऐसे देश विरोधी बयान देने की आजादी कब तक मिलती रहेगी? जब किसी सांसद को आपकी बात पसंद नहीं आती तो वो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता है, अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी कर देता है तो उस पर अवमानना का आरोप लग जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो भारत यानी देश के खिलाफ बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके खिलाफ सड़क से संसद तक कोई आवाज उठती क्यों नहीं? इसलिए अगर आप आज कोर्ट के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो कोर्ट में आपके खिलाफ अवमानना का केस चलता है। संसद के खिलाफ बयान देते हैं उसमें भी अवमानना का केस आ जाता है। सांसद प्रिविलेज कमेटी में आपकी शिकायत कर देते हैं अगर आप सांसद की बेइज्जती करें तो। लेकिन देश की बेइज्जती कोई भी करता रहे और उससे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने संविधान की शपथ लेकर शासन किया था जम्मू कश्मीर पर, तब क्या इन्होंने राष्ट्रहित में कोई फैसला लिया होगा? आज ये सोचने का दिन है। जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये क्या सोचते होंगे, इनकी सोच क्या रही होगी? क्या कब उन्होंने उस समय एक बार भी भारत के पक्ष में कोई फैसला लिया होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है जहां आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, एनकाउंटर होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों को राज्य सरकार का उस समय कोई भी सहयोग मिलता होगा जब ये लोग मुख्यमंत्री थे? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के हाल के बयानों के बाद क्या उनके फैसलों की जांच भी नहीं होनी चाहिए? और चौथा प्रश्न है, जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेता संसद के फैसले को पलटने की बात खुलेआम करते हैं, तब इनकी संसद की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जाती? इन नेताओं की पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किया जाता? महबूबा मुफ्ती इस समय पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को इसकी कमान सौंप रखी है, लेकिन पार्टी के फैसलों पर आखिरी मोहर उन्हीं की रहती है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कुछ कानूनी जानकारों से बात की। आज हम ये जानना चाहते थे कि हम क्या सिर्फ मीडिया पर ही इनकी आलोचना करके रुक जाएं या इनके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है? कोई भारतीय नागरिक इस तरह के बयानों के खिलाफ देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चाहें तो, चाहे वो सांसद हो या विधायक, वो भी ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और हम आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं, आप अपने इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। यही हमारे कानून के हिसाब से होगा, यही लोकतंत्र के हिसाब से होगा। ऐसे बयान आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह के दायरे में आते हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस तरह के बयानों पर हमारी संसद क्या एक्शन ले सकती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद एक प्रस्ताव ला सकती है जिसके फारूक अब्दुल्ला जैसे संसद की सदस्यता जिससे रद्द की जा सकती है। चुनाव आयोग से ऐसी पार्टियों की सदस्यता खत्म की जाने की सिफारिश की जा सकती है। आप संप्रभुता के बारे में, आप भारत के विघटन के बारे में बात करते हैं, उसको तोड़ने के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 124A ये सिडिशियस है। तो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। मैं इस बारे में इलेक्शन कमीशन को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की बातों का संज्ञान लें। पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से देश की संप्रभुता के बारे में, उसके विघटन के बारे में बात करते हैं, देश की संप्रभुता को तोड़ने के बारे में बात करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। यहां एक बात आप सबको जरूर जाननी चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं और ये जम्मू कश्मीर के दो सबसे बड़े राजनीतिक परिवार हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी निजी प्रॉपर्टी की तरह रखा है अपनी जेब में। दोनों पार्टियां हर चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, एक दूसरे की सबसे बड़ी विरोधी रही हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करती रही हैं। यह सिलसिला हर चुनाव में चलता है। यानी इन दोनों दलों में कुछ कॉमन है तो वो है परिवारवाद और पाकिस्तान का समर्थन। ये सिर्फ दो पॉइंट्स इनमें कॉमन है।
दशकों से इनकी राजनीति कमीशन अपने परिवार को सत्ता पर बिठाना और पाकिस्तान की हां में हां मिलाना रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों राजनीतिक दलों की ये दोनों दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, परिवारों की ये दुकानदारी बंद हो चुकी है। परिवार खतरे में आ गए हैं, पार्टियां खतरे में आ गई हैं, दुकानदारी खतरे में आ गई है। पाकिस्तान से मिलने वाली रसद पर रोक लग चुकी है। परिवारवाद की राजनीति का भविष्य अंधेरे में है। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला की मौजूदा जुगलबंदी कुछ वैसी ही है जैसी 2 दिन पहले हमने पूरे बॉलीवुड में देखी थी। तो सोचिए, ये इतने बड़े विरोधी जो आप इस समय देख रहे हैं, ये एक साथ कैसे आ गए? अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती के घर पहुंच गया उससे मिलने के लिए। यह कैसे हुआ? 2 विरोधी एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि इनके बीच में जो एक चीज कॉमन है वो है डर, और इस डर की वजह से ये तीनों लोग एक साथ आ गए हैं। जिस तरह से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आ गई, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो एक साथ आई, ये देश को बचाने के लिए नहीं आई, अपने आप को बचाने के लिए आई। 70 साल में पहली बार हमारा बॉलीवुड एकजुट हुआ, और जब हुआ भी तो देश को बचाने के लिए नहीं हुआ, अपने आप को बचाने के लिए हुआ। उसी तरह महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की यह दोस्ती भी शायद अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। यह अस्तित्व खत्म होने का डर है जो दोनों को आसपास ला रहा है, पास ला रहा है। डर बड़े बड़े दुश्मनों को भी एक साथ ला देता है, दोस्ती करा देता है। देश में मुसलमानों के अधिकारों या हितों का जब कोई मुद्दा उठता है, तब भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुलकर साथ आ जाते हैं। हम इसे बिल्कुल गलत नहीं मानते जब वो मुसलमानों के हित या अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला को यह नहीं पता कि चीन में मुसलमानों की क्या हालत है? किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने उन्हें डिटेंशन कैंप्स में ठूस कर रखा हुआ है? किस तरह चीन वहां मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला चीन से कोई सवाल नहीं पूछते, चीन से मदद की मांग खुलेआम करते हैं। और जब ये चीन से मदद मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, तो क्या उन्हें चीन के वीगर मुसलमानों की कोई चिंता नहीं? यहां से आपको पता चल जाएगा कि इनके कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको हैदराबाद ले जाएंगे, जबरदस्त बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे। हैदराबाद की इस बाढ़ में गाड़ियों से लेकर इंसान तक डूब गए हैं, और 129 वर्षों के बाद हैदराबाद में इतनी बारिश हुई है। ये सब आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ
हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में तेलंगाना के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही है और इस बरसात से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। भीषण बारिश ने हैदराबाद में 129 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां के कई इलाकों में अब भी कई फीट पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर गाड़ियां और यहां तक कि इंसान भी तेज रफ्तार पानी में बह गए हैं और तेलंगाना में अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस राज्य में इतनी भीषण बारिश क्यों हुई और क्या इस बारिश से होने वाली तबाही को रोका जा सकता था, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हैदराबाद से आए कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ये वीडियो हैदराबाद के फलकनुमा इलाके का है। यहाँ एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह गया। वहां की सड़कों पर पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। पानी में बह रहे इस व्यक्ति ने एक खंबे को पकड़ने की कोशिश भी की, हालांकि इसमें उसे सफलता नहीं मिली। आसपास खड़े लोगों ने पानी में बह रहे व्यक्ति को बचाने की कोशिश भी की। अगला वीडियो देखिए। यह वीडियो एक अस्पताल का है। यहां अस्पताल का स्टाफ मिलकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अस्पताल के बेसमेंट में लगातार पानी भरता जा रहा है। ये तस्वीरें कल रात 1 बजे की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां मौजूद मरीजों और डॉक्टरों के लिए कल की रात कैसी रही होगी। अब ये वीडियो देखिए जहां कारें सड़कों पर बह गई। ये एक रेजिडेंशियल इलाके का वीडियो है। पानी में बहती हुई 3 कारें एक दूसरे से टकरा रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर बाढ़ के पानी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें हजारों किलोग्राम की कार को किसी खिलौने की तरह पानी अपने साथ ले जा रहा है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें भी गाड़ियां और कार पानी की तेज रफ्तार में बह गए हैं। यानी कुल मिलाकर हैदराबाद के हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं। हैदराबाद शहर की जनसंख्या करीब 1 करोड़ है और इन लोगों के लिए पिछले 24 घंटे का एक एक पल बहुत मुश्किल से बीता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है जिसे आधुनिक पैमानों पर स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे स्मार्ट शहर यानी हमारे स्मार्ट सिटीज थोड़ी सी बारिश भी झेल नहीं पाते और स्मार्ट सिटी के सपने देखते ही देखते इस तरह पानी में डूब जाते हैं। कल हैदराबाद में औसतन 192 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस बारिश ने 129 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले हैदराबाद में अक्टूबर के महीने में इससे ज्यादा बारिश वर्ष 1891 में हुई थी और उसके बाद से यह सबसे तेज बारिश है। तेलंगाना में बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। कुछ इलाकों में आज और कल भारी बारिश या बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है, इसलिए हैदराबाद के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आप हैदराबाद जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़े दिन ये ख्याल भी अपने मन में मत लाइएगा। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ घंटों में हैदराबाद में बारिश रुक गई है। वहां के कई इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि अभी भी कई निचले इलाकों में पानी निकालने की कोशिश जारी है। तेलंगाना के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक
बारिश होने की आशंका है और वहां पर सरकार ने आज और कल छुट्टी की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति बनने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह भारी बारिश हुई और अब महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में भी ऐसी ही बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों को इस भारी बारिश के बारे में पहले से सूचना दे दी गई थी और दोनों राज्य इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, ऐसा दावा किया गया है, इसलिए नुकसान कम हुआ है। This depression that had been moving over the Telangana state, over the Hyderabad city, has caused huge amounts of rainfall over the Hyderabad airport, leading to 192 millimeters of rainfall, which is the all-time record, breaking the record of 2010 October. So this is the highest amount of rainfall that had been received in the month of October since 1891. हैदराबाद का मतलब होता है हैदर का शहर। यहां हैदर एक अरबिक शब्द है और इसका अर्थ होता है साहसी। पिछले 24 घंटों में प्रकृति ने हैदराबाद को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। वहां पर सरकारी दफ्तर, बस अड्डे, स्कूल, घर, सब कुछ जैसे तालाब में बदल गए। बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई और लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। तो हैदराबाद पूरा आया, मेन रोड पे जो गाड़ियां उड़िया पूरा चले गए थे पानी में 2000 में। उसके बाद 2020 में अभी आ रहा है, तो लोगों को पूरा बहुत तकलीफ है, छोटे के बच्चों के साथ बहुत परेशान है। तो कहाँ जाना, किधर जाना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। रात में पानी आया, रात में पानी आने से पूरा नुकसान हो गया मेरे को, पूरा एकदम तकरीबन 50-60 हजार रुपये का नुकसान हुआ मेरा। पूरे बर्तन, पूरे ये वो पूरा चले गया मेरा, इधर से पूरा पानी भर गया। अब कैसा जीना मैं? 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यू बारिश होता है ना, जब ऐसा होता है ये पानी जो है ना पूरा ये कुकटपल्ली, प्रगति नगर, वहाँ जो बड़े बड़े जो नाले हैं ना, वहाँ जो जब ओवरफ्लो होंगे ना पानी पूरे इधर आते हैं। ये पानी इधर आने का रीज़न है कि ये प्रकाश नगर वो साइड क्या है, पूरे नाला क्या है बॉटल नेक कर दिए उसको, मतलब छोटा कर दिए, उसके वजह से पानी पूरा वापस इधर आता है। हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। अब आपको महाराष्ट्र के पुणे से कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। पुणे के कुछ इलाकों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, ये देखिए। भारत में राज्य कोई भी हो, बाढ़ वहां के लिए एक वार्षिक विपदा है। आपने ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी देखी होंगी। ऐसी ही तस्वीरें आप हर साल अलग अलग राज्यों से देखते हैं, असम से भी देखते हैं। वहां के लोगों को तो अब आदत सी पड़ गई है। हालांकि जब भी किसी राज्य में बाढ़ आती है तो उस राज्य के सिस्टम पर बहस होती है, वहां बहुत दबाव भी पड़ता है, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, नई घोषणाएं होती हैं, फिर भी कोई भी बाढ़ से बचाव का उपाय नहीं बताता। सबसे पहले आज हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या हम इस बाढ़ से बच सकते हैं, और अगर बच नहीं भी सकते तो नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। वर्ष 1908 में बादल फटने की वजह से आई बाढ़ से हैदराबाद में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। तब हैदराबाद में 2 रिजर्वॉयर्स यानी जलाशय बनाए गए थे। इनके नाम है उस्मान सागर और हिमायत सागर। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। हालांकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहां के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया। ये आज की जरूरत है। 1950 के दशक में हैदराबाद में 500 झीलें हुआ करती थी। आंकड़ों के मुताबिक इस समय हैदराबाद में सिर्फ 191 झीलें ही बची हैं 500 में से। अतिक्रमण करके 309 झीलों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। वर्ष 2016 में आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2004 से 2016 के बीच हैदराबाद के 3,245 हेक्टेयर वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। पिछले 40 वर्षों में हैदराबाद के आसपास कृषि के लिए काम आने वाली जमीन पर शहर बसाया जा चुका है। पहले ये इलाके बाढ़ से बचाव में एक बफर जोन का काम करते थे। कल हुई बारिश के बाद ऐसे इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भर गया। भौगोलिक रूप से हैदराबाद दक्कन क्षेत्र में है। यहां पानी प्राकृतिक तरीके से एक दिशा में नहीं बहता, किसी एक दिशा में नहीं बहता, बल्कि कई दिशाओं में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से हुए निर्माण की वजह से पानी को प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता अब नहीं मिलता है।
इसका कारण यह है कि हम पूरा रोड नेटवर्क बंद करके, रोड नेटवर्क से पूरा पानी जाने का रास्ता बंद करके हम पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है और हर लेक को हमने कब्जा किया है और हर लेक का किनारे को कब्जा किया है, हर लेक में पानी जाने का रास्ता है वो भी कब्जा किया है। तो वो पानी कहां जाएगा? सूखा जो एरिया में सूखते जा रहा है, पानी नहीं है, तो वो एरिया पूरा हमने रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाए। हाउसिंग के लिए हमारा फोकस इतना था तो रेन वाटर के लिए हमारा कोई फोकस ही नहीं रहता। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोग आज के दिन में यहां पर फंसे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में ये बार बार होगा, ये एक बार नहीं बार बार होगा, हर 2 साल, हर 3 साल, हर 4 साल में ये रिपीट होगा। ऐसा एक दिन में इतना बड़ा बारिश आने का। हमारे देश में पर्यावरण के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, हमारे देश में सरकारें हैं। हमने जो सारी बातें अभी आपको बताई, ये सारी बातें हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के सरकारी अफसरों को, हैदराबाद में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे कोई और एक्सपर्ट्स हों, ये बातें सबको पता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई आज ऐसी बात बताई है जो सिर्फ हमें ही पता है। ये बातें हैदराबाद और उस इलाके में जो लोग प्रशासन चला रहे हैं, जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सरकार हैं, सबको पता है। सब जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है और सब ने वर्षों तक ये सब चीज़ें होने दी हैं। कैसे वहाँ झीलों पर अतिक्रमण हुए, झीलें खत्म हो गई, कैसे वहाँ ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ, कैसे जंगलों को काटकर शहर बनते चले गए पैसे के लालच में। ये सब बातें सब लोगों को पता है, लेकिन ये सब कुछ होने दिया गया और दुख इस बात का है आज भी इन सारी चीजों को होने दिया जा रहा है। इसलिए आप चाहे हैदराबाद में रहते हो, पुणे में रहते हो, महाराष्ट्र के लोग हों, बिहार के हों, असम के हों, आपको बाढ़ से आजादी कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाढ़ के बारे में हमारे देश में गंभीरता से विचार हो ही नहीं रहा है। हमारी ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है। हम ये भी जानते हैं इसमें भी कोई टीआरपी नहीं है, लेकिन हम हर वर्ष आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे, ताकि आप कम से कम खुद अपने स्तर पर इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दें और भारत के राजनीतिक एजेंडे में आप इन चीजों को शामिल करना शुरू करें। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि आई हैव अ ड्रीम, ये भाषण किस महान नेता का ऐतिहासिक भाषण है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर
अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant Anjali Kumar. जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant Anjali Kumar. जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का
हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार।
प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1950 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म पुणे में हुआ था। वो वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। 16 दिसंबर 1971 को 17 पूना हॉर्स के अरुण खेत्रपाल का टैंक दुश्मन के निशाने पर आ गया था और उसमें आग लग गई। तब उनके सीनियर ने उन्हें टैंक छोड़कर दूर जाने का आदेश दिया। दुश्मन की गोली अरुण क्षेत्रपाल को घायल कर चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि युद्ध के मैदान में उनका डटे रहना दुश्मन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। उनका आखिरी संदेश था, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। टैंक की गन अब भी काम कर रही है, मैं दुश्मन का सामना करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अरुण खेत्रपाल इस युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत युद्ध काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब तक दिए गए 21 परमवीर चक्रों में से 14 मरणोपरांत दिए गए हैं। सबसे कम उम्र में यह सम्मान हासिल करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उस समय सिर्फ 21 वर्ष के थे। वर्ष 1884 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन को पेपर स्ट्रिप वाली फोटोग्राफिक फिल्म का पेटेंट मिला था। इस खोज की वजह से ही बाद में कैमरे से तस्वीरें खींचना संभव हुआ था। जॉर्ज ईस्टमैन कोडेक कंपनी के संस्थापक थे और उन्हें फोटोग्राफिक रोल फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए आज भी याद किया जाता है। इस आविष्कार ने ही आगे चलकर वर्ष 1888 तक फिल्म्स यानी मोशन पिक्चर्स की नींव रखी। आपने कई पुरानी फिल्मों में ईस्टमैन कलर लिखा हुआ जरूर देखा होगा। यह शब्द जॉर्ज ईस्टमैन के नाम से ही जुड़ा हुआ था। ईस्टमैन कलर कई रंगों के इस्तेमाल से बनी एक फिल्म टेक्निक थी, जिसे 1950 के दशक में बहुत लोकप्रियता मिली। कोडेक कंपनी अब बंद हो चुकी है क्योंकि यह समय के साथ खुद को बदल नहीं सकी। वर्ष 1964 में आज ही के दिन अमेरिका के महात्मा गांधी कहलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ बड़े स्तर पर अहिंसक आंदोलन किया था। वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे और कहते थे कि आंदोलनों में हिंसा की कोई जगह नहीं है। वर्ष 1963 में उन्होंने आई हैव अ ड्रीम नाम का एक मशहूर भाषण दिया था, जिसे सुनने के लिए वॉशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल में 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। वर्ष 1959 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत भी आए थे और उन्होंने अपनी भारत यात्रा को अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा कहा था। वर्ष 1968 में आज ही के दिन पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को साथ लेकर गए किसी अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट से लाइव टेलीकास्ट किया गया था।
नासा के अपोलो 7 स्पेसक्राफ्ट से यह लाइव टेलीकास्ट करीब 7 मिनटों तक चला। हालांकि 11 दिनों में अपोलो 7 स्पेसक्राफ्ट से कुल 3 बार लाइव टेलीकास्ट किया गया था। नासा ने अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपोलो 7 मिशन पर भेजा था। इन अंतरिक्ष यात्रियों में वैली शेरा भी शामिल थे, जिनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। अंतरिक्ष में वैली शेरा को जुकाम हो गया था। बाद में जब उन्होंने नासा की नौकरी छोड़ी, तब उन्होंने सर्दी जुकाम दूर करने की एक दवाई के विज्ञापन में काम किया। उस जमाने में यह विज्ञापन बहुत मशहूर हुआ था। और वर्ष 1926 में आज ही के दिन बच्चों की पसंदीदा किताब विनी द पू पहली बार प्रकाशित हुई थी। विनी द पू एक टेडी बेयर के काल्पनिक पात्र पर आधारित है, जिसकी रचना ब्रिटिश लेखक एलन अलेक्जेंडर मिलिन ने की थी। उन्होंने इस पात्र का नामकरण अपने बेटे के टेडी बेयर विनी के नाम पर किया था। वर्ष 1961 में वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने इसी किरदार पर एनिमेटेड फिल्मों की सीरीज शुरू की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।